जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 जो कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 10 जो कि आप लोग अगर पीछे क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा जो जिसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर का नाम था क्या? चैप्टर का जो नाम था ये था आपका कोशिका चक्र। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेल सर्कल और सेल डिवीजन। ठीक है, इस चैप्टर में 10 चैप्टर में हम लोग इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो बना के आप लोग को दे चुके हैं। ठीक है, यानी 2 क्लास आप लोग का हो चुका है। आज का जो क्लास होने वाला है वो पार्ट 3 यानी कि तीसरा क्लास आप लोग का ये होने वाला है। अगर आप पीछे क्लास अगर आप नहीं देखें तो जाके आप देख सकते हैं। इसी चैनल पे आप लोग को प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है। आप लोग को इस तरह से पार्ट बाय पार्ट प्रत्येक दिन 8 बजे आप लोग का लाइव क्लास जो कि चलता है पूरा आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सभी चीज को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जैसे ऑफलाइन क्लास में आप करते हैं। ठीक है, तब आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। नहीं तो आप सिर्फ देखिएगा वीडियो तो आपको देखने में उतना मजा नहीं आएगा जितना कि आप साथ साथ लिखते जाइएगा। और मोबाइल को आप क्या करिएगा, जैसे मोबाइल है तो इसको आप फुल स्क्रीन करके इसको पूरा डिस्प्ले करके आप लोग देखिएगा तो आपको पूरा स्पष्ट रूप से क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ लिए थे पीछे और पीछे हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ लिए थे जिसमें कि मेटाफेज, एनाफेज, टेरोफेज और आपका प्रोमेटाफेज ये 4 फेज हम लोग पढ़े थे। जो कोशिका विभाजन कैसे होता है आपको कल हम ये चीज पढ़ा चुके थे जो इसमें किस तरह से क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, जिसमें कि आपको हम प्रोफेज पढ़ाए थे, प्रोमेटाफेज पढ़ाए थे। ठीक है, उसके बाद एनाफेज पढ़ाए थे, एनाफेज के बाद आपको टेरोफेज पढ़ाए थे। ये आपको कल पीछे के क्लास में ही आप लोग को हम पढ़ा चुके थे। इससे आगे अभी के क्लास में आप लोग को हम पढ़ाने वाले। अगर आप ये क्लास नहीं देखे हैं तो जाके पीछे वाले क्लास आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन। कौन सी पढ़ने वाले हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये इसकी चर्चा थोड़ा सा कल पीछे की क्लास में भी हम आप लोग को किए थे। तो अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है ये आप लोग को पीछे क्लास में भी हम बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी कुछ स्टेप होता है। जैसे देखिए कल आप लोग को हम बताए थे अर्धसूत्री विभाजन किस तरीका से होगा। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, मान चलिए कोशिका है। ठीक है, क्या है? कोशिका है। इस कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 46 है। तो अर्ध नाम से पता चला आधा, क्या? आधा। तो यहाँ पे इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। अर्धसूत्री मतलब 2 भाग में बटाता है, जिसमें कि इसमें क्या जाएगा 23 को। समसूत्री में 46 का 46 से जाता है, इसमें 23 को, मतलब ये 2n के रूप में रहता है। तो यहाँ पे आके क्या हो जाता है? n के रूप में आ जाता है। कौन सी? n हो जाएगा और ये भी n हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, ये जो होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि आधा आधा बच जाता है। उसके बाद आप कभी सोचे हैं जो इससे आगे क्या होगा? इसके आगे हम लोग जानते हैं ये 2 भाग में फिर बंटता है। क्या? 2 भाग में फिर से बंटता है कोशिका। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप सोचिए अगर इसमें 23 का आधा आधा फिर कर दिया जाए तब तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन 2। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है आप ये मत सोचिएगा जो 23 का आधा चल जाएगा। इसमें भी जो क्रोमोसोम आएगा ये भी कितना आएगा? 23 को ही आएगा। 23 क्रोमोसोम इसमें भी आएगा, इसको भी n रहेगा। मतलब कहने का है जो जब दूसरा स्टेप होता है अर्धसूत्री सेकंड स्टेप जो होता है इसमें आगे तरह से जैसे समसूत्री में होता है उसी तरीका से इसमें काम होने लगता है। समसूत्री विभाजन में जिस तरह से काम करता था वैसे ही इसमें भी ये हम क्रोमोसोम यहाँ पे DNA बना देते हैं। ठीक है, उसी तरीका से इसमें भी क्या होता है दूसरा स्टेप में जाके आपको फिर से उतना जितना कोशिका इसमें है उतना या जितना क्रोमोसोम इसमें है उतना ही क्रोमोसोम आगे वाला में भी जाएगा। नाम के लिए अर्धसूत्री सेकंड, लेकिन इसमें जो है उतना ही जाएगा जितना 23 था तो 23 सभी में जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से पहले में क्या होता है आधा हो जाता है समसूत्री फर्स्ट में और सेकंड में क्या होता है ये जो है 2 भाग में बंट जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुक के हिसाब से आप लोग को एनसीईआरटी बुक के अनुसार यहाँ पे आप लोग को कुछ देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पे देखिए इसमें आप लोगों को हम एक एक चीज पढ़ाते हैं और साइड में यहाँ पे आप लोग मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे। यहाँ पे देखिए अर्धसूत्री विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जो है कहा गया है यहाँ पे क्या? लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है। 2 युग्मकों का क्या होता है? संयोजन होता है जिसमें अगुणित
गुणसूत्रों का एक समूह होता है। और गुणित जो होता है गुणसूत्र का क्या होता है, एक समूह होता है। युग्मकों का निर्माण विशेष द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। गुणसूत्र जितना होगा उसकी आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। कोई पूछेगा अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, कहेंगे एक कोशिका में क्रोमोसोम जो होता है उसका एक संयोग रहता है। वो संयोग जो है वो आगे चल के दो भागों में बंट जाता है, द्विगुणित हो जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जो कि यहाँ आप लोग को बताया है 46 को था क्रोमोसोम, ये बंट के 23 को हो गया। यही पॉइंट यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा हुआ है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप लोग को नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप से जुड़ जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए या टेलीग्राम पे, हाँ टेलीग्राम पे चैनल आप सर्च कर सकते हैं एक्सेंट मैथ क्लास, ठीक है। वहां पे आप लोग को इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पे उसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद कहा गया है जो लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होता है। और कहा गया इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के भी इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपका है अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता क्या क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है, यहाँ पे हम लोग को इसके बारे में समझना है। देखिए कहा गया अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है या निम्नांकित है। यहाँ पे हो सकता है टैबिंग में हल्का से एक दो वर्ड मिस्टेक होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कहा गया अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसके दौरान केंद्रक कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होता है जिससे हम लोग अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 कहते हैं। जो कि अभी आप लोग को यहाँ पे हम बताए हैं, जो जब इसका विभाजन होता है तो यहाँ पे देखिए अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 इस तरह से एक क्या होगा, दो भाग में इसको बांटा गया है। इसको दो भाग में क्या किया गया, बांटा गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है इस विभाजन में डीएनए प्रकृति का सिर्फ एक चक्र पूरा होता है। डीएनए प्रकृति का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक चक्र ही पूरा होगा। एस अवस्था यहाँ पे होगा। एस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्रों के प्रकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्री बनने के बाद अर्धसूत्री 1 अवस्था में प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन में समजात गुणसूत्र, मतलब अर्धसूत्री अभी हम बताए थे आपको, पहला वाला में तो आधा होगा लेकिन दूसरा वाला में क्या होता है, जितना होगा उतना ही ये दोनों में जाएगा। वही सारा लिखा हुआ यहाँ पे। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युग्मन एवं पुनः योजन मतलब फिर से उतना ही क्रोमोसोम पहुंचता है। अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। और कहा गया यहाँ पे जो है 4 अगुणित कोशिका क्या होता है, अर्धसूत्री सेकंड में बनता है। ये आप लोग को हम पहले ही समझा दिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब कहा गया है इसके भाग के बारे में लिखा गया यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, तो इसका भाग कैसे कैसे है। देखिए कहा गया अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित अवस्था में वर्गीकृत किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग को हम लिख के आप समझाते हैं, आप लोग कॉपी में नोट करेगा, इस तरह से आप लोग नोट कर सकते हैं। अर्धसूत्री, अभी हम आप लोग को पहले बताए थे अर्धसूत्री फर्स्ट, ठीक है। और इधर लिखते हैं अर्धसूत्री सेकंड। अब देखिए इसको जो बांटा गया है ये फर्स्ट और सेकंड, अभी हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इसको बांटा गया है ये आप देख सकते हैं, पूर्वा अवस्था फर्स्ट, मध्य अवस्था फर्स्ट, पश्च अवस्था फर्स्ट और अंत्य अवस्था फर्स्ट। वैसे ही अर्धसूत्री सेकंड में जो बांटा गया है पूर्वा अवस्था सेकंड, मध्य अवस्था सेकंड, पश्च अवस्था
सेकेंड और अत्यंत अवस्था सेकेंड। तो इसको हम यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको बताए थे प्रोफेज, प्रोफेज इज फर्स्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है वह होता है आपका मेटाफेज, मेटाफेज सेकेंड, सेकेंड नहीं फर्स्ट ही होगा, सेकेंड इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है, सभी फर्स्ट रहेगा, 100 के 100 फर्स्ट। तीसरा होगा क्योंकि बाप का ही फर्स्ट लगा हुआ है, जैसे टाइटल में लगा रहा था, मान लीजिए किसी के टाइटल में यादव लगा है, पापा के नाम में यादव तो बेटों के नाम में यादव, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ फर्स्ट लगा है तो इसलिए सभी क्या होगा, फर्स्ट होगा। एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। और चौथा नंबर हो जाएगा कौन सी, टेलोफेज, टेलोफेज ये भी फर्स्ट। तो ये आपका 4 हो गया कौन सी, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन का, ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन का। वहीं पे हम लोग बात करते हैं सेकंड विभाजन के बारे में, तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा, लिखेंगे कौन सी, प्रोफेज, प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट। दूसरा हो जाता है आपका कौन सी, मेटाफेज, 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 अच्छा ये सेकंड होगा, ये सेकंड होगा क्योंकि बाप के नाम में लगा है सेकंड, तो बेटा सबके नाम में भी क्या लगेगा, सेकंड लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, सेकंड लग जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। और चौथा जो होता है वो हम लोग जानते हैं टेलोफेज, टेलोफेज। तो इस तरह से इसको भी चार को दोनों भाई के दिया। अब इस चारों का अवस्था क्या होता है, अभी हम लोग जितना भी पढ़े हैं ये हम लोग जानते हैं, मतलब कि इसके अवस्था के बारे में पढ़े हैं। तो पूर्वा अवस्था के 4 भाग, मतलब कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के 4 भाग हैं। तो इस 4 भाग में से सबसे पहला भाग जो होता है ये क्या होता है, प्रोफेज। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेज क्या होता है, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं। प्रोफेज आप लोग को अगर याद होगा तो आपको बता दे, इसमें जब आप लोग बताए थे तो बताए थे यहाँ पे कोशिका में क्या होता है, इसमें जो होता है आपका कोशिका झिल्ली अदृश्य हो जाता है, कोशिका आवरण अदृश्य हो जाता है, और कोशिकांग में जो गुणसूत्र होता है वह संघनित हो जाता है। ये सारी चीज आप लोग को बताई थी, तो उसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बारे में। अर्धसूत्री विभाजन अभी जो फर्स्ट लिखे थे इसके बारे में कहा गया है, यह हेटेरोटॉपिक या रिडक्शन डिवीजन होता है। यह अर्धसूत्री विभाजन में सबसे पहले होता है, यह अंतरा अवस्था के बाद प्रारंभ होता है। विभाजन के दौरान गुणसूत्र की संख्या कम होकर आधी हो जाती है। और कहा गया जब ये अर्धसूत्री विभाजन था तो हम लोग देखते हैं 46 गो से घट के 23 गो पे आ जाता है। समसूत्री विभाजन की तरह इसे 4 प्रावस्था में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जो कि अभी आप लोगों को नाम लिखे थे वही कहा गया। इसको हम लोग जानते हैं समसूत्री विभाजन में जैसे 4 भाग में बांटे थे वैसे ही इसे भी हम लोग इसको 4 भाग में बांट दिए हैं। जो कि सबसे पहला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्वा अवस्था फर्स्ट, पूर्वा अवस्था फर्स्ट, जिसे इंग्लिश में अभी हम लिखे थे प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट। इसके बारे में यहाँ पे कहा गया प्रोफेज के बारे में, फर्स्ट के बारे में। देखिए इसमें बताया गया है आपको जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वा अवस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वा अवस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। गुणसूत्रों की व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्था में उप विभाजित किया गया है, जैसे कि तंतु पट्टी, देखिए हिंदी में नाम है तंतु पट्टी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे लेप्टोटीन, क्या लेप्टोटीन। दूसरा युग्म पट्ट जिसे कहेंगे जाइगोटीन, ठीक है, या जाइगोट इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। अस्फुट पट्ट जिसे पैकीटीन कहेंगे। चौथा जो होगा द्विपट्ट जिसे डिप्टोटीन कहेंगे। और 5वां जो होगा परगतिक्रम जिसे डायकाइनेसिस कहेंगे, ठीक है। इसको याद रखने के लिए इंग्लिश में होता है लेप्टिटीन, एल से, ठीक है, जी जेड से जाइगोट, उसके बाद पी से, उसके बाद डी से, उसके बाद डी से। ला जरा पानी दे दे, ला जरा पानी दे दे। ट्रिक बना सकते हैं यहाँ से ट्रिक हो जाएगा, कहेंगे
ला जरा पानी दे दे, ला जरा पानी दे दे, यानी पूर्वावस्था के 5 को ध्रुयापता, इसको पूर्वावस्था फर्स्ट के 5 को ध्रुयापता, जिसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ला जरा पानी दे दे, ला जरा पानी दे दे। अब इस सभी के बारे में हम लोग इसी पांचों के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये जो हो जाएगा आपका, इसे कहेंगे सबसे पहले अब ये पढ़े हम लोग तनुपट, या जिसे कहते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में कहा गया इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का संहरण क्रोमोफेक्शन जो होता है, ये कहा गया पूरी तनुपट या लिप्टोटीन अवस्था के दौरान जारी रहता है। मतलब कहा गया इसमें जो है, जब इस अवस्था में रहता है लिप्टोटीन की अवस्था में, तो इस अवस्था में कहा गया इसमें क्रोमोसोम जो होता है ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ये क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है इस अवस्था में आने के बाद। यहाँ पे आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा इस तरह से। बस इसमें इतना ही फिगर आपको बनाना है, आपको बस इतना ही पॉइंट इसमें लिखना है। फिर आगे हम लोग जब इसके दूसरका पर पहुंचते हैं, सेकेंड नंबर पे, तो यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर जो है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं या जाइगोटीन लिखा गया है। ठीक है, तो जाइगोट के बारे में कहा गया है, युग्मक पट के बारे में। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे इसको आप लोग को समझाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है प्रोसेस, यहाँ पे कहा गया इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है, और इस प्रकार की संबंध को सूत्र युग्मन कहते हैं। सूत्र युग्मकों के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे सिनेप्टोनीमर सर्मिस या कहा गया है, जिससे हम लोग एक चीज और नाम दे सकते हैं, एक जोड़ी समसूत्री समजात गुणसूत्र द्वारा होता है। इसे यूग्रीन अथवा चतुष कह सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, आप इसको समझिएगा। जब कोशिका जो होता है, इसके अंदर अभी हम लोग पढ़े हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम जो होता है इसके अंदर का, वो कुछ इस तरह से पाया जाता है, और यहाँ पे जो है इसमें क्या होगा, इसका एक क्रोमोसोम यहाँ पे रहेगा इधर से, और इसका इधर से। ठीक है, अब ये दोनों क्या करता है, आपस में हल्का हल्का सा संबंध बनाना, जुटना क्या करता है, वही कहा गया है शुरू करता है, एक दूसरे के करीब आना शुरू कर। जब प्यार शुरू होता है तो प्यार में क्या होता है, धीरे धीरे करीब आना शुरू होता है। वैसे ही हल्का हल्का सा बातचीत करना, मतलब हल्का सा बॉन्ड बना, पूर्ण रूप से नहीं बनाता है, हल्का सा दूरी पे ही रहता है और बनाना शुरू कर देता है। तो ये कब होता है, आपको जाइगोटीन की जो अवस्था होता है, इसी अवस्था में चीज देखने के लिए मिलता है, यानी जाइगोट की अवस्था है। फिर जब हम लोग आगे की अवस्था में जैसे ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें कहा गया स्तूलपट पेनिटीन। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था के दौरान कहा गया है, इस अवस्था में 4 अर्ध गुणसूत्र चतुर्थ के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था के पुनोयोजन क्या कहता है, पुनोयोजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती है, जहां पर समजात गुणसूत्र के और संतति अर्ध गुणसूत्र के बीच विनिमय। देखिए इसको समझिएगा, ये चीज जो लिखा गया है इसको आप लोग को यहाँ पे हम समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको साइड करते हैं, आप नोट करना चाहिएगा तो कर लीजिएगा। यहाँ की इस अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे मान चलिए कोशिका एक हम बनाते हैं। ठीक है, और कोशिका में फिर से हम क्या करते हैं, गुणसूत्र को बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये गुणसूत्र जो होता है ये आपस में मिलन करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपस में एक दूसरे से मिलना शुरू कर देता है। अब देखिए इस तरीका से ये आपस में क्या होगा, एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से मिलना क्या करेगा, शुरू कर देगा। यहाँ पे हल्का हल्का सा इसका मिलन होना शुरू हो जाएगा, दोनों भाग में क्या करेगा, हल्का हल्का सा। ये यहाँ पे पहले में क्या था, दोनों स्पष्ट दिखाई दिया, दूसरी यूरिन
क्योंकि नाइट में क्या था, जाइगोट में क्या था, तो हल्का सा दोनों करीब आया। तीसरे में क्या हुआ, पूर्ण रूप से मिल गया। तीसरे में क्या हुआ, पूर्ण रूप से मिल गया। और आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब आइकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा बायोलॉजी का क्लास आपको दिया जाएगा और पूर्ण रूप से पूरा बायोलॉजी आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद तीसरा स्टेप में टीन में क्या होता है, तो ये दोनों आपस में मिलेगा, ये होता है। आगे की अवस्था हम लोग पढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। आगे की अवस्था देखिए जो कि डिप्टोटीन है। क्या है, डिप्टोटीन। डिप्टोटीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्टोटीन का जो अवस्था होता है इसे हम लोग कहा गया, इस अवस्था के प्रारंभ में सिनेप्रोटोनीमर सर्मिस का विघटन हो जाता है और यूरिन के समजात गुणसूत्र जो विनिमय बिंदु से अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार ये याद रखना है, एक्स आकार किस अवस्था में बनता है, तो डिप्टोटीन में कैसे आकृति बनेगा, एक्स आकार की। अभी आप लोगों को बताने वाले फिगर्स देखिए क्या होता है इस अवस्था में। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कोशिका है, कोशिका के अंदर में क्या है, गुणसूत्र है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा चलिए इसका जो गुणसूत्र है वो अभी हम लोग पढ़े थे, एक दूसरे से मिल जाता है, एक दूसरे से क्या होता है, मिलता है। तो ये मिलेगा तो, लेकिन अभी हम लोग इससे पीछे वाले में पढ़े थे ये दोनों आपस में मिला हुआ था, लेकिन इस अवस्था में आने के बाद दोनों एक दूसरे से हट जाता है। ये जो दोनों मिला हुआ था ये दोनों क्या होता है, हट जाता है, एक दूसरे से दूरी बना लेगा, हल्का हल्का सा दूरी बना लेता है और एक एक्स आकार बनाता है। कैसा आकार बनाता है, एक्स आकार बनाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जो एक्स आकार किस अवस्था में बनाता है, तो ये डिप्टोटीन की जो अवस्था होता है उस अवस्था में क्या करता है, एक्स आकार बनाने का काम करेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक स्टेप और है जो कि 5वां नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, डायाकाइनेसिस, ठीक है। इस अवस्था में कहा गया अर्धसूत्री फर्स्ट की अंतिम अवस्था इसे माना जाता है। इस अवस्था में जिसमें काइनेजन का उत्पत्ति भवन, उपांतिक भवन यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें काइनेजमेंट का अंत होने लगता है। देखिए इसको समझाते हैं, यहाँ पे आप समझिएगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद कोशिका जो होता है, जो भी कोशिका होता है वो विघटित होने लगता है, ठीक है। और मतलब इसमें हम लोग जो पढ़े थे यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम आपस में अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोशिका झिल्ली अदृश्य हो जाएगा, ठीक है, जो हम लोग फर्स्ट स्टेप में पढ़े थे। अगर लिखना चाहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केंद्रक आवरण कोशिका झिल्ली यहाँ पे छूटा हुआ है का विघटित हो जाता है। मतलब कहा गया है इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, कोशिका झिल्ली अदृश्य हो जाता है, अदृश्य होता है। इसमें कोशिका झिल्ली क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, ठीक है। उसका इसका कोशिकांग जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। कोशिकांग अदृश्य होता है। तो इसमें ये अवस्था देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये 5 अवस्था आज क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिर अर्धसूत्री सेकेंडरी पढ़ना है, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप या आप व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ये सभी पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा, या आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।